हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित सिंह अपने यूट्यूब चैनल रोहित केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी में 2023 अनसॉल्व्ड सेट में जितने भी बहुकल्पीय प्रश्न आए हैं 2023 के सातों सेट के बहुकल्पीय प्रश्न हम लोग देखेंगे। और इसके बाद हम लोग फिर 2022 और 24 के भी देखेंगे। आज हम लोग 2023 के सभी बहुकल्पीय ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोग समाप्त कर देंगे। जल्दी से आ जाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपके पास सारे नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। जल्दी से आइए, वीडियो को लाइक कीजिए और हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने वैकल्पिक प्रश्न नोट हैं जो 2023 में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, आनुवांशिकता रूपांतरित पौधा है। प्रश्न है आनुवांशिकता रूपांतरित यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट इसमें से कौन सा है। ठीक है, आनुवांशिकता रूपांतरित पौधा। तो ऑप्शन पहला है बीटी मक्का, दूसरा ऑप्शन है बीटी कॉटन, सी ऑप्शन है बीटी राइस और डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन आनुवांशिकता रूपांतरित पौधा है, इसमें बीटी मक्का, बीटी कॉटन, बीटी राइस, जिसके साथ भी बीटी लग जाए यानी कि बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस एक जीवाणु होता है और इसके द्वारा जो है आनुवांशिक रूपांतरित पौधे प्राप्त किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। तो ये तीनों बीटी मक्का, बीटी कॉटन, बीटी राइस और इस सभी हैं। इसका मतलब इसमें ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी जो है ये आनुवांशिक रूपांतरित पौधे ही हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कूट यानी कूट को बोलते हैं असत्य फल, इंग्लिश में बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। निम्न में से कूट या असत्य फल कौन है। तो अब पहला ऑप्शन है इसमें अंगूर, आम, अमरूद और सेब। तो सत्य और असत्य फल तो आप लोग जानते होंगे। सत्य फल वे फल होते हैं जिनमें अंडाशय के द्वारा फल का निर्माण होता है, उसके अंडाशय से फल का निर्माण होता है। तो ऐसे फल सत्य फल के अंतर्गत आते हैं। और जो फल अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के किसी अन्य भाग जैसे पुष्पासन आदि से बनते हैं, तो ऐसे फल असत्य फल के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें पूछ रहा है निम्न में से कूट या असत्य फल कौन सा है। तो देखिए अंगूर है, आम है, अमरूद है, ये सभी क्या है, सत्य फल है। तो यहाँ पर जो असत्य फल है वो सेब है, क्योंकि सेब पुष्प के पुष्पासन से प्राप्त होता है, न कि अंडाशय से। और फिर आ जाइए यहाँ पे आवृत बीजी। अगला प्रश्न है, आवृत बीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो आपको ये तो पता ही होगा कि भ्रूणपोष कैसा होता है, अगुणित, द्विगुणित या त्रिगुणित। तो जो भ्रूणपोष होता है वो होता है त्रिगुणित, यानी कि गुणसूत्रों की संख्या इसमें कितनी होगी, 3 गुना। तो इसमें ऑप्शन देखेंगे, आवृत बीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या होती है 1x, 2x, 3x और 4x, यानी कि 3 गुना 3x। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। अगला क्वेश्चन आया है, टाइफाइड के रोग जनक का नाम है, यानी कि जो टाइफाइड रोग है वो किसके द्वारा होता है, किस जीवाणु के द्वारा होता है, ये आपसे पूछा गया है। टाइफाइड रोग तो साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। यहाँ पर आपका सही होगा, टाइफाइड के रोग जनक का नाम है साल्मोनेला। टाइफी भी लगा सकता था, इसमें टाइफी नहीं लगा है ऑप्शन में, तो हमने नहीं लगाया, वरना साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, अगला प्रश्न, बैक्टीरिया द्वारा किण्वित फूले आटे का उभरा हुआ रूप कौन सी गैस बनने के कारण होता है। तो जो किण्वित फूला हुआ आटा होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। पहला ऑप्शन ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है और क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर जो इसका बी ऑप्शन है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किसने पुष्टि की है कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। तो इसमें पहला ऑप्शन है मैथ्यू मैसेल्सन व फ्रैंकलिन स्टॉल, दूसरा ऑप्शन है अल्फ्रेड हर्शे एवं मार्था चेज, सी ऑप्शन है बीडल एवं टेटम और डी ऑप्शन है वाटसन एवं क्रिक। तो डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, इसकी पुष्टि किसने की थी, अल्फ्रेड हर्शे एवं मार्था चेज ने। तो इसका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न पूछा गया है, घास परिवार में बीज पत्र को क्या कहते हैं। जो कोटिलिडन्स होते हैं घास परिवार में बीज पत्र को क्या कहते हैं, प्रशल्क, प्रांकुरचोल, परिभ्रूणकोश या प्रसुप्ति।
तो जो घास परिवार में बीजपत्र होता है उसको कहते हैं प्रशल्क। ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रशल्क। ठीक है, इस तरह से 7 प्रश्न है। अभी हम लोग धीरे धीरे से सारे सेट के देखेंगे। 2023 में जो भी 7 सेट हैं जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले बहुकल्पी प्रश्न हम लोग देखते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, क्रोमोसोमीय ब्रैकेट में लिखा है गुणसूत्रीय विकार का उदाहरण है। क्रोमोसोमीय गुणसूत्रीय विकार का उदाहरण है। ऑप्शन है पहला टर्नर सिंड्रोम, बी ऑप्शन है हीमोफीलिया, सी ऑप्शन है वर्णांता और चौथा ऑप्शन है फेनिलकीटोन्यूरिया। तो इसमें क्रोमोसोमीय विकार आपको जानना है कि कैसा, इसमें कौन सा विकार है जिनमें क्रोमोसोम की वजह से या गुणसूत्रों की संख्या में फेरबदल होने से विकार उत्पन्न होता है। तो ऐसा कौन सा इसमें विकार है, रोग है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होने से विकार उत्पन्न होता है। तो आपका है टर्नर सिंड्रोम। पहला ऑप्शन सही है, गुणसूत्रीय क्रोमोसोमीय विकार का उदाहरण इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा है, टर्नर सिंड्रोम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थान पर काटता है। तो लाइगेज एंजाइम तो काटता नहीं है, एक्सोन्यूक्लियस तो उसको सिरों पर काटता है, और विशिष्ट स्थान पर जो काटने का काम करता है वो करता है एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम जो होता है वो गुणसूत्र डीएनए को विशिष्ट स्थान पर काटता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, एलन के नियमानुसार ठंडी जलवायु में रहने वाले स्तनधारियों में सामान्यता होते हैं। पहला ऑप्शन है छोटे अंग और शरीर के उपांग, बी ऑप्शन है बड़े अंग और शरीर के उपांग, सी ऑप्शन है छोटे शरीर का आकार, और डी ऑप्शन है सभी अंग एवं उपांग समान आकार के। तो जो ठंडी जलवायु में रहने वाले स्तनधारी होते हैं, एलन के अनुसार उनके बड़े अंग और शरीर के उपांग जो होते हैं बड़े होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है, मेंडल के द्विसंकर संकरण का फिनोटाइप अनुपात क्या है, यानी कि दर्श प्रारूप। फिनोटाइप को क्या बोलते हैं हिंदी में, दर्श प्रारूप। तो मेंडल का जो द्विसंकर संकरण है उसका जो फिनोटाइप अनुपात होता है वो होता है 9:3:3:1, 9:3:3:1 याद रखेंगे। ठीक है, और ये तीनों ऑप्शन गलत है। 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्रावण होता है, यानी कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो नर हार्मोन्स है वो कहाँ से स्रावित होता है, सर्टोली कोशिका द्वारा, अधिवृषण द्वारा, जनन कोशिका द्वारा, लीडिंग कोशिका द्वारा। तो जो भी टेस्टोस्टेरोन का स्रावण होता है वो कहाँ से होता है, लीडिंग कोशिका द्वारा होता है। कहाँ से होता है, लीडिंग कोशिका द्वारा। अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी वायु परागण की विशेषता नहीं है। तो वायु परागण की विशेषता नहीं है तो हल्के परागण वायु की विशेषता है। अनावृत जो पुंकेसर होते हैं, जो ढके नहीं होते हैं, उनसे भी बहुत आसानी से परागण हो जाता है, और अनेक बीजांड से भी हो जाता है। जो वृहत पिच्छकी वर्तिकाग्र है ये जो है वायु परागण की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही है, वृहत पिच्छकी वर्तिकाग्र। प्रश्न नंबर 14 है, दात्र कोशिका जिसे सिकल सेल एनीमिया या दात्र कोशिका अरक्तता कहते हैं। तो दात्र कोशिका अरक्तता में जो ग्लूटामिक अम्ल के किस अमीनो अम्ल के प्रतिस्थापन से होता है, तो इसमें लाइसिन, ऑप्शन नंबर बी मिथियोनिन, सी ऑप्शन है वायलिन, और डी ऑप्शन है सेरीन। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो सी ऑप्शन सही होगा, वायलिन। वायलिन नामक अमीनो अम्ल के प्रतिस्थापन से जो ग्लूटामिक अम्ल में परिवर्तन होता है उसकी वजह से दात्र कोशिका अरक्तता रोग संपन्न होता है या हो जाता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे के प्रश्न वैकल्पिक देखते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग जल्दी से। देखिए अगला प्रश्न है, प्रत्येक 15 नंबर प्रश्न है आपका, प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु में कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु में कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। इसमें ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी नंबर, 4 जो होती हैं पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु में होती हैं। 16 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन परागण
इनमें से कौन परागकण में पाए जाते हैं? 2 नर युग्मक, 2 वर्धी कोशिका तथा 1 जनन कोशिका। सी ऑप्शन है 1 जनन कोशिका तथा 1 नलिका कोशिका, और डी ऑप्शन है 1 नलिका कोशिका तथा नर युग्मक। इसमें जो परागकण होता है उसमें 1 जनन कोशिका होती है और 1 नलिका कोशिका होती है। तो ये वाला ऑप्शन सी नंबर से हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, एक परागकोश में परागधानियों की संख्या होती है। तो जो परागधानियां होती हैं वो 2 होती हैं। कितनी होती हैं? परागधानियां होती हैं 2। ठीक है। और इसमें देखिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, जौ के 200 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन होने चाहिए? तो 200 दाने बनाने के लिए 250 अर्धसूत्री विभाजन होंगे, क्योंकि जब भी कोई दाना बनता है तो उसमें नर युग्मक और मादा युग्मक परस्पर मिलकर निषेचन की क्रिया द्वारा दाना या बीज का निर्माण करते हैं। तो जब भी 200 दाने बनेंगे तो 200 नर युग्मक इसमें रहेंगे और इसमें जो है 50 नर युग्मक, क्योंकि एक नर युग्मक से बनते हैं 4, तो 200 और 50 करके 250 हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है 19, जन्मजात उपापचयी त्रुटि है। ऑप्शन है पहला फिनाइल कीटोन्यूरिया, बी ऑप्शन है वर्णांता, सी ऑप्शन है हीमोफीलिया और डी ऑप्शन है अरक्तता। तो जो जन्मजात उपापचयी त्रुटि है वो है फिनाइल कीटोन्यूरिया। ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर 20 नंबर प्रश्न है, वैलिसनेरिया के पौधे में परागण किस माध्यम से होता है? पहला ऑप्शन जल द्वारा, दूसरा ऑप्शन है वायु द्वारा, तीसरा ऑप्शन कीटों द्वारा, चौथा ऑप्शन है मनुष्य द्वारा। तो जो वैलिसनेरिया का पौधा होता है उसमें जो परागण होता है वो होता है जल द्वारा। ठीक है, बाई वाटर मीडियम होता है इसमें। अगला प्रश्न है, किस स्त्रियों में आर्थव चक्र सामान्यता होता है? तो ऑप्शन पहला इसमें 10-11 दिन का, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 20 में ज्यादा प्रभावी है, प्रभावशाली है 28 से 29 दिनों का। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले प्रश्न हम लोग वैकल्पिक देखते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग जल्दी से। प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 22, मैसेंजर आरएनए की सहायता से प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है। तो जब मैसेंजर आरएनए के द्वारा जब प्रोटीन का निर्माण होता है तो वह जो प्रक्रिया होती है कहलाती है अनुवादीकरण या अनुवादन। ठीक है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसलेशन। अगला प्रश्न है, विडाल परीक्षण किस बीमारी की जांच में किया जाता है? तो न्यूमोनिया पहला ऑप्शन, बी ऑप्शन टाइफाइड, सी ऑप्शन मलेरिया, डी ऑप्शन हैजा। तो जो विडाल टेस्ट होता है वो टाइफाइड के जांच में किया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे, बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृंत जुड़ा होता है कहलाता है? पहला ऑप्शन है माइक्रोपाइल, बी ऑप्शन है निभाग, सी ऑप्शन है नाभिका और डी ऑप्शन है अंडकोशिका। तो बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृंत जुड़ा होता है वो नाभिका कहलाता है, यानी कि हाइलम, नाभिका। अगला प्रश्न है, टीबी के टीके का नाम है? तो बीसीजी। ऑप्शन में आपके बीसीजी, डीपीटी, ओपीवी और कोवैक्सीन है। तो पहला ही ऑप्शन सही है इसका बीसीजी। बीसीजी का पूरा नाम कभी कभी पूछ जाता है, तो बैसिलस कॉलमेट गुएरिन, बैसिलस कॉलमेट गुएरिन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में रामदेव मिश्रा को किस विषय के जनक के रूप में जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन है पारिस्थितिकी, बी ऑप्शन है अनुवांशिकी, सी ऑप्शन है जैव प्रौद्योगिकी और डी ऑप्शन है मानव विकास। तो जो भारत के रामदेव मिश्रा थे उन्होंने पारिस्थितिकी के क्षेत्र में कार्य किया था, इसलिए उन्हें पारिस्थितिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, इंजीनियरिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग या जिसे बोलते हैं अनुवांशिक अभियांत्रिकी हिंदी में, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किसमें होता है? चिकित्सा में, कृषि में, पारजीवी जीवों में या इनमें से सभी में? तो जो जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है हमारी, अनुवांशिक अभियांत्रिकी का उपयोग हर क्षेत्र में होता है। इसमें ऑप्शन कर रहे हैं इनमें से सभी। तो इस तरह से 2023 यूपी बोर्ड एग्जाम में आए सभी बहुविकल्पी प्रश्न हमने आपसे चर्चा की। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।